हेलो पीपल, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर। तो आज हम एक नया रिसर्च पेपर डिस्कस करेंगे और आज हम जिस रिसर्च पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो है सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, द रोल ऑफ कल्चर इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और ये पेपर है कानब्यावेव और पारेख का, राइट। तो इस पेपर में बेसिकली सॉफ्ट पावर और किस तरह से सॉफ्ट पावर में कल्चर का रोल है ये इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो इस डिस्कशन के पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और वहां से समझते हैं कि उस टाइम इन योर 1950s जो इंडिया की तरफ लोगों का, वर्ल्ड का ग्लोबल स्टेज पे जो इंडिया का परसेप्शन था लोगों में, वो था एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पॉवर्टी रिडन बैकवर्ड कंट्री जो बहुत स्ट्रगल कर रही है, इकोनॉमिकली वीक है, अनहाइजेनिक है। तो इस तरह का एक पिक्चर था दुनिया में इंडिया का। फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, लेट्स कम डायरेक्टली टू 1990s, राइट। तो 1990s में क्या हुआ ना, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको हम बॉलीवुड कहते थे पहले, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो मूवीज थी, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सॉन्ग्स थे, डांसेस थे, ये बहुत ज्यादा फेमस होने लगे रशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इनकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ी। इसके अलावा और क्या चीज चेंज हुई, जो इंडिया का स्किल्ड वर्कर है उस टाइम का जो था, जिसमें हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब लोग धीरे धीरे बाहर सेटल हो रहे थे और इनका एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड सेट हो रहा था। इनका टैलेंट रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, इनको समझा जा रहा था कि हाँ ये बेहतर, अच्छे, हार्ड वर्किंग लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, राइट। तो ये जो लोग सेटल होना स्टार्ट हो रहे थे, ये एक बेस बना रहे थे हमारे डिस्पोरा के लिए। ये खुद भी डिस्पोरा ही थे, पर उस वक्त इतना ज्यादा आउटवर्ड मूवमेंट था नहीं। तो ये जो इनिशियल लोग जाके सेटल हो रहे थे, जो ये स्किल्ड वर्कर्स थे, ये हमारे क्वालिटी डिस्पोरा का सेट कर रहे थे। डिस्पोरा क्या होता है? अच्छा, डिस्पोरा वो लोग होते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग, जो बाहर जाके रहते हैं या सेटल हो जाते हैं। इसमें हम एनआरआईज भी ले सकते हैं, इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो भी आते हैं। तो ये सब लोग जो है तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन बाहर रहते हैं, कुछ दिन के लिए गए हैं या वहाँ सेटल हो गए, इसको हम कहते हैं इंडियन डिस्पोरा। तो ये स्किल्ड वर्कर्स ने इंडियन डिस्पोरा के लिए एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड सेट कर दिया था। अब और आगे बढ़ते हैं तो अर्ली 2000s में क्या स्टार्ट हो गया था, थोड़ा ना इंडिया को रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो गया था। लोगों ने हमें देखना स्टार्ट कर दिया था। अर्ली 2000s में बहुत सारे योगा स्टूडियोज खुलने लगे थे। आपके जो अच्छी बड़ी कंट्रीज थी, के जो कैपिटल सिटीज थी या बड़ी सिटीज थी, जैसे न्यूयॉर्क है, सिडनी है। इसके अलावा जो इंडियन क्विजीन है वो बहुत ज्यादा फेमस होने लगी थी। बहुत सारे करी सेंटर्स खुलने लगे थे, लोग रिकॉग्नाइज करने लगे थे इंडियन कलरी स्किल्स को, इंडियन क्विजीन्स को, ठीक है। और प्लस ये जो इंडियन डिस्पोरा सेटल होने लगा था वहाँ पे, वो वहाँ पे क्या करते थे, अपना कल्चर और ट्रेडिशन प्रैक्टिस करते थे। जैसे होली सेलिब्रेशन हो गया, दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, तो इसमें बहुत सारे वहाँ के लोकल्स ने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। एक पॉजिटिव इमेज बना रहे थे ये ट्रेडिशंस, ये कल्चर हमारा, राइट। और जब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं अर्ली 2010s में, तो मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में आई, तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसको, ये जो सॉफ्ट पावर होती है, इसको यूज करना स्टार्ट किया। और जो सबसे पहला उनका एक स्टेप था वो था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिसंबर 2014 में यूएन में ये प्रपोज किया कि इंटरनेशनल योगा डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। इसको जो है यूएन ने कंसिडर किया और फिर फाइनली जून 21, 2015 से जो है हम हर जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड। इट्स एन इंटरनेशनल डे, राइट। और इसके बाद तो फिर चीजें जो सॉफ्ट पावर है वो मोदी गवर्नमेंट यूज करते गए। फॉर एग्जाम्पल हमको अब रिकॉग्नाइज करा जाने लगा है एज मेडिकल टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड। हम और इसके अलावा आप कह सकते हैं हम अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वी आर द वर्ल्ड फार्मेसी नाउ। अपार्ट फ्रॉम दिस हम और क्या करते हैं, हाँ, जैसे वैक्सीन्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन किया इंडिया ने, 90+ कंट्रीज ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन किया, राइट।
तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू आवर कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज वगैरह, ये सब चीजों ने इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन दिलाया, राइट। और यही जो चीजें हैं, इसी को हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। अब अगर हम सॉफ्ट पावर को डिफाइन करना चाहें तो किसी भी कंट्री की जो एबिलिटी होती है बाय नॉट यूजिंग द मिलिट्री पावर और कोअर्जन, बट इंस्टेड अगर हम अपने वैल्यू सिस्टम, अगर अपने कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, फॉरेन पॉलिसीज, इन सब को यूज करके दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट करते हैं, उनको इम्पैक्ट करते हैं या उनको परसुएड करते हैं, तो ये जो एबिलिटी होती है इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। अगर हम इसको पॉलिटिकल टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे किसी भी कंट्री की एबिलिटी टू कोऑप्ट रादर देन कोअर्स। मतलब हम कोई मिलिट्री पावर यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम कोई इकोनॉमिक पावर्स नहीं यूज कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग अ वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीव्स, ये सारी चीजें यूज करके वी आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट द अदर नेशंस। ठीक है, तो ये जो टर्म है सॉफ्ट पावर, इसको सबसे पहले प्रपोज किया था एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जोसेफ एनवाई। तो उन्होंने सॉफ्ट पावर का ये वर्ड जो है ये कॉइन किया था। इसके बाद से इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज सॉफ्ट पावर को अपनी फॉरेन स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करती हैं, एंड इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर्स ऑफ सॉफ्ट पावर। अब ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है, थोड़ा हम और बहुत पीछे जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो हमारा हेरिटेज है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, ये बहुत पुराना है। इट इज 7,000 10,000 प्लस ईयर्स का पुराना सिविलाइजेशन है हमारा। तो जो हमारे पास जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है हमारा, जो हमारी बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ये सब कुछ ना एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है हमारे पास सॉफ्ट पावर का, राइट। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि ये बहुत अलग एक यूनिक प्रेजेंस बनाता है इंडिया की, और इसीलिए हमारे पास सॉफ्ट पावर दूसरों से थोड़ी सी शायद बेहतर भी है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे अभी हमने पहले बॉलीवुड को डिस्कस किया था, तो अगर हम स्पेसिफिकली बॉलीवुड की ही बात करें तो अब आज के टाइम में बॉलीवुड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज को। अगर हम समझने की कोशिश करें इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, जिसको हम पहले बॉलीवुड भी कहते थे, तो अब बढ़ते 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 ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन की बन गई है। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री नाउ। अब इसकी नजर से लोग हमको बहुत ज्यादा परसीव करते हैं कि हमारा कल्चरल हेरिटेज कितना रिच है, हमारी प्रैक्टिसेस क्या है, एक हमारी पॉजिटिव इमेज बाहर जाती है, राइट। और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा इनोवेशन है, अब वो इतना ज्यादा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारा रिसेंट चंद्रयान 3 मिशन था, उसका जो सक्सेस था, उसने एक बहुत ही पॉजिटिव नोट दिया वर्ल्ड वाइड कि इंडिया का जो स्टैंडिंग है, जो हमारा यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो हमारा ग्रोथ है, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, बहुत ही यूनिक है। ठीक है, अब अगर हम और आगे बढ़ें तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। अब सॉफ्ट पावर तो हमारे पास हमेशा से, हार्ड पावर भी है, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह का तो जो स्टैंड है वर्ल्ड में वो सबको पता है, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑलमोस्ट द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी एज वेल ऑन द रूट, राइट। तो इकोनॉमिक पावर है, ठीक ठाक है, देन मिलिट्री पावर भी अच्छी है, पर इसके अलावा सॉफ्ट पावर का भी हमारे पास बहुत ज्यादा यूजेज है, हम उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसका ना स्टार्ट हुआ था यूज होना राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, इसके अलावा वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी हेड कर रहे थे, राइट। तो उन्होंने 1948 में जस्ट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस क्या किया कि जितना भी इंडियन डियास्पोरा था, जो भी बाहर सेटल्ड लोग थे, उन्होंने इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया फ्रॉम द हेड्स ऑफ इंडियन एम्बेसीज
ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो पोस्ट ऑफिसेस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब पोस्ट ऑफिसेस बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, राइट। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स से, इन ऑर्गेनाइजेशन से पंडित नेहरू ने उस वक्त की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडियन डिस्पोरा का इंफॉर्मेशन निकलवाना स्टार्ट किया कि उनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग कैसा, उनका इकोनॉमिकल स्टैंडिंग क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा है। ये इसलिए किया गया ताकि इंडिया अपने डिस्पोरा के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर सके। ये इसलिए भी जरूरी था, जो डिस्पोरा होता है ना, वो एक सबसे बड़ा रिसोर्स है इंडिया के पास टू यूज सॉफ्ट पावर, क्योंकि हमारे कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को वर्ल्ड फ्रंट पे जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा डिस्पोरा ही रिप्रेजेंट करता है। तो उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ एंगेजमेंट बहुत ही जरूरी है इन ऑर्डर टू बिकम अ सॉफ्ट पावर, राइट। अच्छा, तो इस कम्युनिकेशन के लिए, इस एंगेजमेंट के लिए, इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस को यूज किया। एक तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की 1950 में, जो थी हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ICCR। तो इसको बेसिकली स्टैब्लिश ही इसलिए किया गया था कि वर्ल्ड फ्रंट पे इंडिया का कल्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक ऑटोनोमस बॉडी थी, और ये क्या, इसका फंक्शन था बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज को स्टैब्लिश करना। हम अपने लोग भी बाहर भेजते हैं, जैसे हमारे आर्टिस्ट्स हैं, हमारे पेंटर्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं, हमारे राइटर्स हैं, इन सबको हम ग्लोबल फ्रंट पे भेजते हैं टू रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, आवर प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग। और एक्सचेंज ग्रुप्स बाहर से इंडिया भी आते हैं, उनको भी हम पोस्ट करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया कि जो इंडिया है उसको हम एक पॉजिटिव टोन में इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके, उसको हम कन्वे कर सके, और जितने भी मिसकंसेप्शंस थे इंडियन कल्चर को लेके, उन सबको, जितने भी स्टीरियोटाइप्स थे इंडियन कल्चर को लेके, उन सबको रिमूव करा जाए through this cultural diplomacy which was practiced by this specific organization, which is in fact practiced by this specific organization, और इंडिया की पॉजिटिव इमेज बनी, राइट। और इसके ICCR की ऑलमोस्ट मोर देन 35 सेंटर्स आज भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जो अभी भी कल्चरल डिप्लोमेसी स्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारे कल्चर को पॉजिटिवली परसीव करवा रहे हैं ऑन द ग्लोबल फ्रंट, राइट। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ये स्टैब्लिश की गई थी 1943 में। ये इंडियन कुछ हमारे ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने इसको थिंक सेंटर की तरह स्टैब्लिश किया था, पर आज इसको हमने बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है एक्सक्लूसिवली फॉर स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन अफेयर्स। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम सिर्फ इसी पे रिसर्च करते हैं, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी रिसर्च होती है, राइट। दिल्ली में सप्रू हाउस के नाम से बहुत ही फेमस है, एंड इट्स लोकेटेड ऑन द सप्रू मार्ग। इट इज वन ऑफ अ वेरी वेल नोन प्लेसेस इन दिल्ली, राइट। तो ये तो हो गई हमारी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली यूज करी जा रही थी और करी जा रही हैं to spread Indian culture and to become strong soft power, right? अच्छा, ये इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, ये हमें इससे समझ में आता है। बहुत ही हमारे पास एक रीसेंट एग्जांपल है, कजाकिस्तान में मंगेस्त्यू एक एरिया है, राइट, और वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है असेंबली ऑफ पीपल ऑफ कजाकिस्तान। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कजाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, उनके कल्चर को प्रैक्टिस और प्रमोट करने के लिए, जो एथनिक माइनॉरिटीज और कम्युनिटीज है उनके कल्चर को स्टैब्लिश करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करवाने के लिए ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कजाकिस्तान में। अच्छा, कजाकिस्तान का एग्जांपल इसलिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कजाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री जहाँ पे पास्ट में बहुत ज्यादा इंडियन सेटल हुए हों, या आज भी हमारा बहुत ज्यादा डिस्पोरा कजाकिस्तान में आपको मिलेगा नहीं, राइट। बट स्टिल वहां पे ये असेंबली ऑफ पीपल ऑफ कजाकिस्तान के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं सलाम नमस्ते। तो सलाम नमस्ते इंडियन डिस्पोरा को, इंडियन कल्चर की एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए कजाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है।
So this is all because of our international, cultural diplomacy and because of our diaspora जो वहाँ पे settled है, right? अच्छा, तो ये तो हमारी सारी बात हो गई कि ऐसे institutions काम कर रहे हैं soft power को establish करने के direction में, specifically using the cultural aspect, right? अच्छा, अब अगर हम बात करें इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, OTT प्लेटफॉर्म्स अब उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। तो अब जो OTT प्लेटफॉर्म्स, जो इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, लुकिंग एट आवर डियास्पोरा का प्रेजेंस और लुकिंग एट कि कितना हमारा कंटेंट, हमारा एंटरटेनमेंट कंटेंट बाहर के लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उसको देखने में, उसको समझने में, कि पिछले 2 साल में टॉप 10 के जो काउंटडाउन होता है, जो टॉप 10 मूवीज होती हैं बोथ ऑन नेटफ्लिक्स एंड Amazon, उसमें इंडियन मूवीज रही और ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज में ये ट्रेंड चला, राइट? क्योंकि सिंपल की बात है कि बहुत ज्यादा डिमांड है इंडियन कंटेंट की, राइट? अच्छा, अब अगर हम समझे, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि $6 बिलियन की ये एक इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड है बनना अराउंड 2030, राइट? तो इट्स अ ह्यूज मार्केट एंड इट इज डिस्प्लेइंग आवर सॉफ्ट पावर, इट इज स्ट्रेंथनिंग आवर सॉफ्ट पावर एज वेल, ठीक है? और जैसे अभी हमने OTT की बात की, तो मतलब इट्स अ वेरी गुड फिगर अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में, नॉट इंडियन मार्केट बट ग्लोबल मार्केट में इंडियन कंटेंट ने OTT प्लेटफॉर्म्स पे 194% का इंक्रीज देखा है रेवेन्यू में इन पास्ट 2 years। मतलब इट्स ऑलमोस्ट 200 टाइम्स, इतना ज्यादा डिमांड है। दिस इज अगेन अ डिस्प्ले ऑफ आवर सॉफ्ट पावर, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं ऑन स्क्रीन, अभी चाहे वो वाया मूवीज हो, डिजिटल मीडिया हो, जो भी हो, राइट? अगर अब हम बॉलीवुड को अलग रखें और सिर्फ बिजनेस की अगर हम बात करें, तो बिजनेस एस्पेक्ट में भी बहुत सारी इंटरनेशनल फिल्म कंपनीज हैं, एंटरटेनमेंट कंपनीज हैं, जिन्होंने अब डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, लुकिंग एट द ह्यूज मार्केट इट इज, राइट? एंड द ह्यूज इंडस्ट्री दैट दिस इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज बिकमिंग। जैसे कि आपने बहुत नाम सुना होगा, हमारी बहुत फेमस है, सोनी पिक्चर्स है, वॉल्ट डिज्नी है, आपका 20th सेंचुरी फॉक्स है, तो ये सब ने डायरेक्टली इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, राइट? एंड अगेन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर सॉफ्ट पावर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर डियास्पोरा। डियास्पोरा, रिमेंबर, डियास्पोरा इज बिगेस्ट रिसोर्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर, राइट? ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिटरेचर की। अगेन लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कल्चर, राइट? बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं, पढ़ते हैं एक कंट्री को, एक जगह को, एक रीजन को, एक ज्योग्राफी को वाया इट्स लिटरेचर। इट कैन बी हिस्टोरिकल लिटरेचर, इट कैन बी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, किसी भी तरह का लिटरेचर हो सकता है, राइट? तो अगर हम ये वाली बात करें तो यहाँ पे हम 2 इंडियन ऑथर्स को, इंडियन ऑथर्स नहीं, इंडियन ओरिजिन ऑथर्स को डिस्कस करते हैं, बेसिकली डियास्पोरा राइटर्स, राइट? तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम आता है इस डायरेक्शन में, झुम्पा लाहिरी का। शी इज अ डियास्पोरा राइटर, शी इज नोन बाय नेम झुम्पा लाहिरी, पर उनका एक्चुअली नाम है निलंजना सुदेशना, राइट? वो वेस्ट में बहुत ही सेलिब्रेटेड एक ऑथर है और वो इसलिए इतना ज्यादा सेलिब्रेटेड है क्योंकि उनको हम ऐसे जानते हैं कि वो हैं वॉइस ऑफ इंडिया। अच्छा, अब हैं तो वो वेल सेलिब्रेटेड डियास्पोरा राइटर, वो एक ब्रिटिश ऑथर हैं इंडियन ओरिजिन की, और जो उनकी राइटिंग है वो बात करती है माइग्रेंट्स के इश्यूज की, इंडियन माइग्रेंट्स की इश्यूज की, कि वो किस तरह से फेस करते हैं, रेसिज्म फेस करते हैं। तो झुम्पा लाहिरी की एक आप जो सिचुएशन थी वो डुअलिटी देखेंगे कि है तो ये वेस्ट में एक सेलिब्रेटेड ऑथर, राइट? एक सेलिब्रेटेड राइटर, और ये लिखती है वॉइस ऑफ इंडिया के बारे में, माइग्रेंट्स के इश्यूज के बारे में, जो वो रेसिज्म और जो वो एक्सक्लूजन फेस करते हैं इन द होस्ट कंट्री,
तो ये कितना डिफरेंस है, डुअलिटी दिखाता है, राइट। इसी तरह एक बहुत ही और फेमस इंडियन ओरिजिन के राइटर हैं, ऑथर हैं, सलमान रुश्दी, राइट। तो सलमान रुश्दी की एक बहुत ही लैंडमार्क बुक आई थी जो थी द सैटेनिक वर्स। तो सैटेनिक वर्स एक बहुत ही फेमस बुक बन गई क्योंकि उसके अराउंड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज रही। तो 1988 में रुश्दी ने जो है ये बुक निकाली थी और इस बुक में जो है बेसिकली स्पेसिफिक रिलीजन का डिस्कशन किया गया है, उसको पोर्ट्रे किया गया है एक अलग एंगल से, राइट। तो जो वेस्ट में थी इसको बहुत ही बोल्ड मूव देखा गया और वेस्ट में इसको बहुत ही सेलिब्रेट किया गया और इसको जो है आर्टिस्टिक फ्रीडम और आर्टिस्टिक स्पीच की तरह से देखा गया, राइट। क्योंकि ये बहुत ही सेलिब्रेटेड क्वालिटीज होती हैं एक लिबरल ओपन माइंडेड डेमोक्रेसी में। लेकिन ऑन द अदर हैंड, बिकॉज दिस स्पेसिफिक बुक डिस्कस्ड अबाउट अ स्पेसिफिक रिलीजन, ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज थी, जो मुस्लिम कंट्रीज वर्ल्ड वाइड थी, जो मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड थे, उन्होंने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज्यादा इसको ऑफेंसिव हो गए इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक तरह से इस रिलीजन को पोर्ट्रे किया था जो लोगों को पसंद नहीं आया, मुस्लिम डेमोग्राफी को पसंद नहीं आया। और इस वजह से इस बुक ने बहुत सारी कंट्रीज में बैन्स देखे, प्रोटेस्ट देखे, बहुत बैकस्लैश मिला इसको। एंड एट द सेम टाइम सलमान रुश्दी के खिलाफ जो है एक उनकी डेथ का फतवा भी जारी किया गया था बाय द मुस्लिम वर्ल्ड, राइट। अब यहाँ पे ये जो बुक थी ये बियॉन्ड लिटरेचर चली गई थी, राइट। अब अगर कोई डिस्पोरा राइटर है तो उसको इस तरह की डुअलिटी भी देखनी पड़ रही है कि एक तरफ तो उसको अपने वेस्टर्न ऑडियंस को, वेस्टर्न रीडर्स को भी सेटिस्फाई करना है और साथ ही साथ उसको अपना जो उसका कल्चर है, जो उसका ट्रेडिशन है, जो उसका ओरिजिन है, उसको भी इमोशनली कनेक्ट करके उसका भी ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसको अगर हम पोर्ट्रे कर रहे हैं बीइंग अ डिस्पोरा राइटर, तो इट माइट टेक अ डिफरेंट एंगल एज वेल। तो एक छोटी सी किताब ने एक इतना बड़ा वर्ल्ड स्टेज पे एक एस्टैब्लिश कर दिया एक इस तरह का सिनेरियो। That is why Indian diaspora writers are very important. For that reason, any diaspora writer is very important. क्योंकि एक specific cultural display, cultural diplomacy इस तरह के diaspora writers आपकी establish कर सकते हैं, which can make or break your soft power, right? अब ये तो वो बात हो गई हमारी आर्ट लिटरेचर की। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं आर्ट की, राइट। तो अब अगर हम आर्ट की बात कर रहे हैं तो एक एग्जीबिशन किया गया था पेरिस में 2022 में लोव म्यूजियम में। अब ये जो लोव म्यूजियम है ये काफी फेमस म्यूजियम है पेरिस में। यहाँ पे एक एग्जीबिशन किया गया था इंडिया थ्रू टाइम एंड स्पेस। अब ये जो एग्जीबिशन था ये इंडियन डिस्पोरा ने इसमें पार्ट लिया था। जो इंडियन डिस्पोरा के राइटर्स जो इंडियन डिस्पोरा के आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको जो है इसमें रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, और मॉडर्न टूल्स का यूज करके इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन एशियन हिस्ट्री को और इंडियन हिस्ट्री को इंडियन परसेप्शन से, इंडियन पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया गया था यूजिंग न्यू एज डिजिटल टूल्स। अब ये जब किया गया तो ये एक तरह से जो यूरोपियन सेंट्रिक म्यूजियम्स है, यूरोपियन सेंट्रिक आर्ट है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, उसको एक तरह से चैलेंज किया गया। क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया का परसेप्शन दिखा रहे हैं टुवर्ड्स द इंडियन हिस्ट्री एंड नॉट द ब्रिटिश परसेप्शन जो वाइडली एक्सेप्टेड है। एक इनसाइडर्स परसेप्शन दिया इंडिया ने, और इसने जो है हमारी आइडेंटिटी को, जो हमारे स्टीरियोटाइप्स बहुत मशहूर हैं, को चेंज किया, हमारी जो कल्चरल डिग्निटी है उसको डिफेंड किया, और एक तरह से ग्लोबल नैरेटिव बनाया गया वर्ल्ड फ्रंट पे, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टेंस है ऑफ आर डिस्पोरा आर्टिस्ट कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री को वर्ल्ड फ्रंट पे थोड़ा सा बेहतर दिखाने की कोशिश की गई और वो एक्सेप्ट भी हुआ, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें आर्ट की, हमने बॉलीवुड की बात कर ली, एंटरटेनमेंट की बात कर ली, हमने आर्ट की बात कर ली, हमने लिटरेचर की बात कर ली।
अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हम बहुत ज्यादा फेमस हैं, आईटी के लिए। आईटी इज ऑल्सो सॉफ्ट पावर, एक बहुत ही बड़ी सॉफ्ट पावर है हमारी। तो अगर हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं, एक रिपोर्ट आई थी NFAP की। NFAP क्या है? NFAP है नेशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी। ये क्या करती है? ये जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं यूएस में, उसका रिसर्च करती है और उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को स्टडी करती है, राइट। तो NFAP ने एक रिपोर्ट निकाली थी 2022 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो 30% एम्प्लॉयज हैं सिलिकॉन वैली में, वो इंडियन ओरिजिन के एम्प्लॉयज हैं, वो सारे इंडियंस हैं, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लोबल स्टेज पे इंडियंस कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल डेवलपमेंट और इनोवेशन में, ग्लोबल स्टेज पे। लेकिन जो इस तरह का हमारा डिस्पोरा बाहर सेटल्ड है, ये हमारी हाईली क्रीमी लेयर है जो बाहर चली गई है, राइट। अब पहले कुछ दिन पहले तक हम इसको ब्रेन ड्रेन की तरह ट्रीट करते थे या ब्रेन लीक बोलते थे। इसका मतलब है इंडिया लूजिंग इट्स टैलेंट टू अदर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस, द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के टाइम में, इसको हम टू वे एक्सचेंज देखते हैं। ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है कि इसमें से कई जो डिस्पोरा है हमारा, ये हमसे वापस रिकनेक्ट करता है, राइट। अब ये रिकनेक्ट करता है, ये इंडियन ओरिजिनल के जो प्रोफेशनल्स हैं, फिर ये बाहर की, अब्रॉड की नॉलेज हमसे शेयर करते हैं, हमारे साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, राइट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम रिसेंटली कह सकते हैं। एक MIT के प्रोफेसर हैं इंडियन ओरिजिन के, सुभाष हॉकगार्ड, राइट। अब इन्होंने जो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो, उनके साथ कोलैबोरेट करके जो मार्स मिशन हुआ था इंडिया में, उसमें इन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन करके काम किया था। तो एक तरह से क्या हुआ था, जो रिवर्स इनोवेशन हो रहा है वो हमसे ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल लेवल की इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हो रही है, वो हमारे साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो इट्स नॉट अ लूजिंग स्टेज फॉर इंडिया, इट कैन बिकम अ विन-विन सिचुएशन एज वेल। अब इसी तरह से जो बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, राइट। अब वो क्या करती है, जो उनका डिस्पोरा साइंटिस्ट हैं हमारे बाहर, उनके साथ कनेक्ट करती है और उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये सब करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हैं, राइट। इस तरह से हमारे भी जो इंडियंस हैं वो इस तरह से ट्रेन होते हैं, वहाँ की ग्लोबल कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचती है इस तरह के कोलैबोरेशन से हमारे डिस्पोरा के साथ, राइट। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, एक टू वे एक्सचेंज चल रहा है। लेकिन ये टू वे एक्सचेंज पूरी तरह से इंडिया के फेवर में भी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत ह्यूज परसेंटेज जो हमारे स्टेम स्टूडेंट्स का या फिर जो हमारे हाईली स्किल्ड लेबर का बाहर की तरफ है, स्टेम स्टूडेंट्स है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो बाहर सेटल हो गए हैं, वो सारे आके हमसे रिकनेक्ट नहीं होते हैं या वो सारे आके हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करते हैं। तो ये एक ना इम्बैलेंस सा हो रहा है कि जहाँ हमारा लोकल डेवलपमेंट, हमारा इंडिया का डेवलपमेंट और ग्लोबल लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक ग्लोबल लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन उनका जा रहा है, उसमें एक इम्बैलेंस सा है, राइट। तो हालांकि जो हमारा डिस्पोरा है, स्टेम डिस्पोरा है या फिर स्किल्ड डिस्पोरा जो बाहर है, वो एक पॉजिटिव एंगल अब हमें देने लगा है, बट स्टिल वी हैव टू मेक श्योर, इंडिया एज अ कंट्री वी हैव टू मेक श्योर कि ये इम्बैलेंस बहुत ज्यादा चलता ना रहे, क्योंकि इट कैन बिकम लूजिंग गेम फॉर इंडिया, राइट। क्योंकि हमारा सारा इंफॉर्मेशन, हमारा सारा स्किल्ड जो वर्कफोर्स है वो बाहर जा रहा है एंड वी आर लूजिंग अ लॉट टू द अदर कंट्रीज, राइट। अब अगर हम अपने डिस्पोरा को देखें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एज इन मतलब जो हमारा डिस्पोरा है वो जो दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज हैं उनके पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होने लगा है। जैसे कि अभी हम देखें तो जो FBI के हेड हैं वो एक इंडियन हैं, जैसे हमारा जो US की जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, वो इंडियन ओरिजिन की थी, राइट। एंड ऋषि सोनक जो हमारा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। तो धीरे धीरे हमारे डिस्पोरा ने उनके पॉलिटिक्स में भी पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया है, राइट।
तो ये दिखाता है कि जो इंडियन डिस्पोरा है वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में, जिनके लिए उनको जाना जा रहा है कई डिकेड से, जैसे कि मेडिसिन हो गया या IT हो गया, सिर्फ उसमें ही काम नहीं कर रहे हैं। हम आगे और ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम वहाँ पे बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो रहे हैं और हम उनके पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में भी एक मेजर रोल प्ले करना स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। अब कुछ और इमिग्रेंट ग्रुप्स हैं जो फोर्सफुली डिमांड करते हैं रिकग्निशन, जो अपनी बातें फोर्सफुली मनवाने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रोटेस्ट यूजिंग अदर वायलेंट मीन्स, राइट। पर इंडियन डिस्पोरा बेसिकली उसमें ना वो सब चीजों पर रिजॉर्ट नहीं करता। इंडियन डिस्पोरा क्या कर रहा है ना, वो साइलेंटली इंटीग्रेट करता है। किस तरह से? बाय यूजिंग एजुकेशन, दे एजुकेट देमसेल्व्स, राइट, बाय यूजिंग लीगल एक्टिविज्म। लीगल एक्टिविज्म क्या होता है? लीगल सिस्टम, उस स्पेसिफिक कंट्री, उस स्पेसिफिक होस्ट कंट्री के लीगल सिस्टम को यूज करके अपने राइट्स को मांग करना, जैसे कि इमिग्रेशन राइट्स की मांग करना, वीजा रिफॉर्म्स की मांग करना, या फिर एंटी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की मांग करना, मेजर्स पे काम करना, राइट, थ्रू द एक्चुअल लीगल फ्रेमवर्क। तो वो खुद को एजुकेट कर रहे हैं, वहां का लीगल फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, और इन सारी वजहों से फोर्सफुली कुछ ना करते हुए हमको एक रिकॉग्निशन वहां मिल जा रही है, एक स्पेसिफिक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होस्ट कंट्री में इंडियन डिस्पोरा को मिल गया है, राइट। इसकी वजह से इंडियन डिस्पोरा जो लीडर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है वहां की होस्ट कंट्री की पॉलिटिक्स में भी, और उनको एक कोई एक्सटर्नल एंटिटी अब नहीं मान रहे हैं, उनको इंटीग्रेटेड सिटीजन्स की तरह यूज करा जा रहा है वहां पे। दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज इंटीग्रेटेड सिटीजन्स, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ अपनी खुद की कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, दैट इज द इंडियन कम्युनिटी, एंड उनके वहां के नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी। So this is how the Indian diaspora is, participating in the international politics, right? तो अभी तक हमने इतने डिस्कशन में ये देखा कि किस तरह से जो हमारा इंडियन डिस्पोरा है वो हर लेवल पे सॉफ्ट पावर में हमें हेल्प कर रहा है, चाहे वो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, राइट। तो हर तरह से इंडियन डिस्पोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया के लिए फॉर द सॉफ्ट पावर एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स एज वेल। अभी इंडियन डिस्पोरा इतना इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है क्योंकि हमारा जो नंबर है डिस्पोरा का वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। जो इंडियन डिस्पोरा है वो 35.4 मिलियन है ग्लोबली, राइट। तो 35.4 मिलियन ग्लोबल हमारा डिस्पोरा रहता है। ये सबसे बड़ा नंबर है वर्ल्ड में, राइट। अच्छा, अब इतना बड़ा जो हमारा नंबर है, फिर इसकी वजह से हम लोग अलग अलग जगहों पे बहुत ज्यादा सेटल्ड और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सेटल तो हम कर चुके हैं, जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो हम देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक्स में हमारा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो इसलिए है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, MNCs हैं, उसमें जो हेड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंडियंस हैं, जो CEOs हैं वो बहुत ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, नॉट इंडियन बट द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट इज द डिस्पोरा, राइट। और ज्यादातर बहुत देयर इज अ ह्यूज नंबर फॉर्च्यून 500 कंपनीज में जो CEOs हैं, जो हेड्स हैं, वो इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं। गूगल ले लीजिए आप, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए आप, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अब क्या हो रहा है, इस तरह का अगर हमारा प्रेजेंस है हमारे डिस्पोरा का, तो हमारे लिए जो ये डिस्पोरा है ये बहुत ज्यादा रेमिटेंस भी भेजता है, राइट, क्योंकि हमारा इतना नंबर है और हमारा एक इमोशनल रिलेशनशिप तो रहता ही है। तो जो रेमिटेंस इंडिया को मिलता है इंडियन डिस्पोरा की वजह से, वो भी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। फॉर एग्जाम्पल 2024-25 में जो इंडिया को रेमिटेंस मिला, जो पैसा हमारे डिस्पोरा ने सेंड किया इंडिया में, वो एक रिकॉर्ड नंबर था। इट वॉज 135.46 बिलियन US डॉलर्स। ये इंडिया को इसने हाईएस्ट रेसिपेंट बना दिया है रेमिटेंस का, राइट। इतना रेमिटेंस किसी भी कंट्री ने कभी भी रिसीव नहीं किया अपने डिस्पोरा से इन पास्ट 10 years। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। दिस शोज द पावर ऑफ आवर डिस्पोरा एंड किस तरह से वो हमको भी कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक्स पार्ट, राइट। अच्छा, इसके अलावा और फ्रंट्स में हमारा डिस्पोरा हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे कि ट्रेड प्रमोशन में बहुत हेल्प करता है।
तो इंडियन डिस्पोरा इंडियंस को हेल्प करता है होस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे अनटैप्ड मार्केट्स हैं उनको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। वो बहुत डाइवर्स मार्केट्स होते हैं, उसमें भी हम अपने आप को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ डिस्पोरा इन दो स्पेसिफिक मार्केट्स, राइट। इसके अलावा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे भी इंडियन डिस्पोरा जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है बाहर की जगहों पे। जैसे कि अगर हम बात करें जो अमेरिका और यूरोप में जो हमारा डिस्पोरा है वो बहुत ज्यादा लॉबिंग में इन्वॉल्व रहता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब ये करीब 2020 और 2023 के दौरान जो इंडियन डिस्पोरा था और जो कई अमेरिकन इंडियन कंपनीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा लॉबिंग की थी यूएस गवर्नमेंट के लिए, ताकि H1B वीजा के रूल्स में बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो सके, राइट। करीब 115 मिलियन $US स्पेंड करे गए थे इन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडियन डिस्पोरा में, ताकि H1B वीजा रूल्स में जो है चेंजेस करे जा सके, जो हेल्प करे इंडियन टेक्स को बाहर बेहतर अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए, राइट, हमारा इंटरेस्ट बेहतर करने के लिए, इन तरह की अपॉर्चुनिटीज के लिए इतना ज्यादा लॉबिंग इंडियन डिस्पोरा ने की थी और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आए थे, राइट। अब हमारा डिस्पोरा इतना ज्यादा है बाहर नंबर्स में कि जो हमारे इंडियन कल्चर्स हैं और ट्रेडिशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा वाइडली नोन और एक्सेप्टेड और सेलिब्रेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल होली है, दिवाली है, ये हमारा डिस्पोरा बाहर जब सेलिब्रेट करता है तो इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो मिलियंस का होता है। मतलब वहाँ के लोकल्स भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इन कल्चरल सेलिब्रेशंस में, ट्रेडिशंस में। इस वजह से जो इंडिया की एक इमेज बाहर जा रही है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कल्चरली रिच, हेरिटेज वाइज बहुत ही रिच एक कंट्री की तरह जाती है, एक सॉफ्ट पावर में रिच कंट्री की तरह एक इस तरह का परसेप्शन बाहर स्टैब्लिश होता है। लेकिन अब इस डायरेक्शन में कुछ क्रिटिक्स ने ऐसा बोला है कि ये जो इंडियन डिस्पोरा बाहर ये इस तरह के डिस्प्ले कर रहा है, इस तरह के जो प्रमोशंस कर रहा है ट्रेडिशन और कल्चर को लेके, ये जो हमारी रूलिंग पावर पार्टी है बीजेपी, उसका एक तरह से एक्सटेंशन है। ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ये लोग हिंदुत्व जो बीजेपी की आइडियोलॉजी माना जाता है उसको प्रमोट करते हैं। अगर देखें तो एक बहुत बड़ा अभी इवेंट हुआ था लास्ट ईयर जो वर्ल्ड वाइड नोन है, दैट वाज राम मंदिर में जो 2024 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठान हुए थे। तो उस टाइम इंडिया में तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था अयोध्या में। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे इंडियन डिस्पोरा ने भी अलग अलग कंट्रीज में इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था। बहुत सारी पूजाज हुई थी, बहुत हवन हुए थे, बहुत सारे सेलिब्रेशंस हुए थे उस टाइम प्राण प्रतिष्ठान के साथ साथ ही अलग अलग जगहों पे। पर क्रिटिक्स ने, ऑपोजिशन की पार्टीज ने इसको बोला कि ये जो है, जो राम मंदिर को इन्होंने बीजेपी का प्रोजेक्ट मानते हुए बोला कि ये बीजेपी की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट टू बी डिस्प्लेइंग आवर कल्चर, ट्रेडिशन एंड सॉफ्ट पावर, इसको ऐसे क्रिटिसाइज किया गया, राइट। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, जो है हमारा OFBJP, दिस इज ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। तो ये बहुत जगह अलग अलग कंट्रीज में है, एस्टैब्लिश्ड है। तो अच्छा, अब क्या होता है ना, इस ऑर्गेनाइजेशंस को ये लोग बोलते हैं कि ये प्रमोट करते हैं कुछ रैलीज जो बीजेपी को प्रमोट करने के लिए होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कल्चर से उसको ऐसे रिलेट करते हैं कि जब टेम्पल में गैदरिंग्स हो रही हैं इंडियंस की, हिंदूज की, या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कल्चरल इवेंट है, होली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन है, तो वहाँ पे इस तरह के डिस्कशंस होना या चैंटिंग्स करना, जो एक स्लोगन्स थे हमारे लोकसभा, फिर लास्ट ईयर जो लोकसभा इलेक्शंस थे कि अब की बार 400 पार या अब की बार मोदी सरकार, तो इस तरह के स्लोगन्स को वहाँ पे भी चैंट किया जा रहा था, राइट। तो ये क्रिटिसाइज किया गया कि जो सेलिब्रेशंस है, जो गैदरिंग्स हैं, ये बीजेपी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, राइट। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, चाहे वो यूके में हो, यूएस में हो, और भी कई जगह है, बहुत ज्यादा इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे वो कल्चरल इवेंट्स पे ही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कल्चरल इवेंट्स पे इस तरह के स्लोगन्स को शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि जो हमारा डिस्पोरा है
वो किस तरह से कभी कभी क्रिटिसाइज भी होता है, पर वो कल्चरली हमको एक बहुत रिच कंट्री की तरह डिस्प्ले करता है और एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर तो डेफिनेटली है। अब अगर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करें, साइंस लिटरेचर सब कुछ हमने देख लिया, आईटी सब देख लिया, खाने की बात नहीं की हमने। इंडियंस आर नोन फॉर फूड, राइट? तो अब इंडियन क्यूजीन्स बहुत ज्यादा फेमस हैं इंटरनेशनली भी, राइट? हाईली रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो अमेरिका में जो एथनिक क्विजीन मार्केट है वो 15% इज कैप्चर्ड बाय इंडियन क्विजीन्स ओनली। तो एक बहुत बड़ा मार्केट इंडियन क्विजीन्स ने कैप्चर कर रखा है यूएस में भी, एंड फॉर दैट रीजन अलग अलग डिफरेंट बिग डेमोक्रेसीज में या और दूसरी कंट्रीज में भी। तो फूड इज ऑल्सो डिस्प्लेइंग आवर सॉफ्ट पावर थ्रू आवर डिस्पोरा ओनली, क्योंकि वही है जो वहाँ पे जाके फूड इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, जो इकोनॉमिकली खुद भी बेनिफिट हो रहे हैं और वो हमको भी इकोनॉमिकली बेनिफिट करवाते हैं बाय सेंडिंग इट, एंड वो हमको डिस्प्ले भी कर रहे हैं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एज अ बिग क्विजीन, एज अ वाइडली एक्सेप्टेड क्विजीन, राइट? तो ये तो बात हो गई यहाँ पे हमारी फूड इंडस्ट्री की। अब जो हमारी प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है, बीजेपी पार्टी है जो हमारी, उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया सॉफ्ट पावर को, बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया है उसको अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की तरह, राइट? एक फॉरेन स्ट्रैटेजी की तरह। तो और ये स्टार्ट कर दिया था ना अपने फर्स्ट टेन्योर में ही आते, जैसे कि जब पहला टेन्योर था मोदी का, तो उन्होंने सॉफ्ट पावर को में कुछ नए एलिमेंट्स जोड़े और उनको प्रैक्टिस भी किया। तो बेसिकली 5 एलिमेंट्स मोदी सरकार ने जो है जोड़े एग्जिस्टिंग सॉफ्ट पावर में, जो था हमारा सम्मान, दैट इज डिग्निटी, संवाद, दैट इज डायलॉग, समृद्धि, दैट इज शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सुरक्षा, दैट इज रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, संस्कृति एवं सभ्यता, दैट इज कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंक्स, राइट? तो ये 5 एस्पेक्ट्स मोदी गवर्नमेंट ने जोड़े एग्जिस्टिंग सॉफ्ट पावर एस्पेक्ट्स में, ठीक है? अच्छा, अब मोदी गवर्नमेंट किस तरह से सॉफ्ट पावर को यूज करती है, इसका भी हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल एक डिस्कस किया था योगा को लेकर। तो योगा को वर्ल्ड स्टेज पे प्रमोट किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाए योगा का, योगा इंटरनेशनल डे, ठीक है? इसके अलावा जो मोदी है वो ही मेक्स श्योर कि वो अपना जो डिस्पोरा है उसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करें। वो इंडियन डिस्पोरा को एक स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए बहुत सारी इस तरह के प्रोग्राम्स रन होते हैं, जैसे कि एक बहुत फेमस प्रोग्राम है दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम अपने रिलेशंस अपने डिस्पोरा के साथ और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। और जब भी फ्रीक्वेंट विजिट्स करते हैं मोदी बाहर दूसरी कंट्रीज में, देन ही मेक्स श्योर कि ही कनेक्ट्स विद द इंडियन डिस्पोरा देयर आल्सो। ये इसलिए है ताकि हमारे डिस्पोरा में एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप, एक इमोशनल कनेक्ट बना रहे हमारी कंट्री के साथ, बिकॉज दे आर द वंस हु आर रिप्रेजेंटिंग अस इन दोज नेशंस, राइट? इन द फॉरेन नेशंस। इसके अलावा जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया को सॉफ्ट पावर को और बेहतर बनाने के लिए इंडिया को रीपोजिशन किया है वर्ल्ड में एज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पीस। और एक वीक पावर की तरह नहीं, स्पिरिचुअलिटी एंड पीस को हमने एक स्ट्रॉन्ग एसेट, एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह खुद को प्रमोट करा है, राइट? इसके अलावा हमने बहुत सारी पार्टनरशिप्स की हैं, जैसे कोविड के दौरान एक प्रोग्राम चला था वैक्सीन मैत्री करके, राइट? जिसमें हमने बहुत सारी वैक्सीन वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करी, मोर देन 90 नेशंस में डिस्ट्रीब्यूट की, इतना किसी भी कंट्री ने नहीं किया था। इसके अलावा अगर ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट्स पे देखें, जो इंडिया है वो अपनी एड और अपनी टेक्नोलॉजी बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ शेयर करता रहता है, राइट? अब अगर हम कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें, तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है 2023 में यूएन हेडक्वार्टर्स में योगा इंटरनेशनल डे के दिन, दैट इज 21 जून को, पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ योगा प्रैक्टिस किया था ऑन दैट स्पेसिफिक स्टेज, राइट? और इसके अलावा जब भी वो वर्ल्ड लीडर्स से मिलते ही मेक श्योर कि वो कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो इंडिया से कनेक्टेड हो।
चाहे वो इंडियन आर्टिफैक्ट्स हों, चाहे वो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हों, जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, चाहे वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स वगैरह हों, राइट। ये हम बहुत ज्यादा, ये पीएम मोदी बहुत ज्यादा फॉरेन लीडर्स को गिफ्ट करते हैं। जब भी बाहर जाते ही मेक श्योर टू विजिट वहाँ के लोकल टेम्पल्स को, गुरुद्वारास को, बुद्धिस्ट साइट्स को, ताकि ना वो इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज को हम मेंटेन कर सके, प्रमोट कर सके और वर्ल्ड स्टेज पे स्टैब्लिश कर सके। साथ ही साथ में इंडियन डिस्पोरा के साथ एक रिलेशनशिप हमारा मेंटेन रहे, राइट। अब हमारी ना ग्लोबल विजिबिलिटी बहुत ज्यादा करते हैं पीएम मोदी, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके विजिट्स होते हैं बाहर की कंट्रीज में। अब क्योंकि इतना ज्यादा उनके विजिट्स होते हैं तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल लीडर्स ग्लोबली, है ना। ऑलमोस्ट सभी उनको जानते हैं, ही इज नॉट हिडन। एंड इसकी वजह से इंडिया की प्रोफाइल भी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है, बहुत विजिबिलिटी हमको मिली है, राइट, बिकॉज ही रिप्रेजेंट आवर कंट्री ओनली, ही इज आवर पीएम। और क्योंकि पीएम मोदी खुद भी अपने कल्चर और ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, इसीलिए वो इस तरह से डिपिक्ट करते हैं इंडिया को कि अब इंडिया को हम कंसिडर करते हैं, वर्ल्ड स्टेज कंसिडर करता है टू बी मॉडर्न एंड येट ट्रेडिशनल। क्योंकि पीएम मोदी ने खुद को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो कल्चरल है, ट्रेडिशनल्स को फॉलो करते हैं, येट जितने भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा इंगेज रहते हैं। So we are viewed as a modern and yet traditional country. इस वजह से जो हमारी सॉफ्ट पावर है वो पुराने कुछ एरा से अगर हम दूर हटें तो अब प्रेजेंटली सॉफ्ट पावर हमारी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा, फॉरेन स्ट्रैटेजीज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और पॉजिटिवली यूज़ हो रही है, और एक पॉजिटिव डिपिक्शन इंडिया का वर्ल्ड स्टेज पे आया है। इसी तरह से सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही पॉजिटिव यूज़ हमारी गवर्नमेंट ने किया है, और एक इस पॉजिटिव यूज की वजह से, स्ट्रैटेजिक यूज की वजह से हमारा जो पोजीशन है वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत इम्प्रूव हुआ है और एक पॉजिटिव आउटलुक हमको मिला है, राइट। तो दिस इज द एंटायर डिस्कशन ऑफ दिस स्पेसिफिक रिसर्च पेपर। और अगर आप चाहते हैं कि हम और इस तरह के इंटरेस्टिंग रिसर्चेस को डिस्कस करें, उसको मैं आपको समझाऊं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू like us, subscribe us, and share our videos. Thank you for watching. Have a wonderful day.